जनसंख्या जनसंख्या जनसंख्या। आई हेट जनसंख्या बट जनसंख्या लव्स मी सो आई डोंट इग्नोर इट। मतलब ये वीडियो में हम लोग 12th क्लास का जो ज्योग्राफी है उसके चैप्टर्स फर्स्ट जो है यहाँ पे भारत की विशाल जनसंख्या के बारे में टोटली अध्ययन करने वाले हैं। तो इसके पहले वीडियो में हमने आपको पृथ्वी पर कुछ ऐसे रेखाओं के बारे में बताया था, पृथ्वी और भारत के कुछ भौगोलिक रेखाओं के बारे में बताया था, ठीक है। और भारत के भौगोलिक क्षेत्र को भी बारे में बताया था कि कहाँ पे विशाल जनसंख्या निवास करती है और कहाँ पे जनसंख्या का घनत्व कम होता है, ठीक है। तो उस वीडियो को आपको पहले देखना पड़ेगा, ठीक है, तभी ये वीडियो आपको समझ में आने वाला है। तो फाइनली पहले आप उस वीडियो को देखिएगा, उसके बाद से इस वीडियो पे आइएगा, ठीक है। यहाँ पे तो आइए इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि भारत में जो विशाल जनसंख्या निवास कर रही है, किस क्षेत्र में ज़्यादातर जनसंख्या देखने को मिलता है, ठीक है। और इसी तरह से विश्व के अलग अलग कंट्री जो होते हैं, ठीक है, आपको ज्योग्राफी में जो दिया गया है NCERT में, उस चैप्टर्स के जितने भी लॉजिक है और उसको समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला हमने आपके सामने टॉपिक्स लिखा है, जनसंख्या क्या होता है, पॉपुलेशन, ठीक है। तो पॉपुलेशन वह मतलब एक तरह से इमेजिनरी काल्पनिक मान होता है, नंबर होता है। नंबर तो इसको नहीं बोल सकते हैं ना, यहाँ पे जनसंख्या उस को बोला जाता है जहाँ पे अगर कोई निश्चित एरिया हो, ठीक है, कोई निश्चित एरिया हो और उस निश्चित एरिया में जितने लोग निवास करते हैं तो उन निवास करने वाले लोगों की कुल संख्या को हम लोग जनसंख्या के नाम से जानते हैं, ठीक है। अभी ठंडी का थोड़ा मौसम है तो हमारे मुंह से धुआं निकल रहा है, देख रहे हैं ना। तो इसको आप नहीं समझिएगा कि हम सिगरेट धूक रहे हैं, ठीक है। ठंडी का मौसम है, हम इतना ठंडे में आपको वीडियो बना के प्रोवाइड करा रहे हैं, तो आपका भी दायित्व तो बनता है कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी क्या करें, शेयर करें, ताकि उनका भी इससे मतलब डाउट सॉल्व हो सके और उनका भी प्रॉब्लम थी क्या हो सके, मतलब सॉल्व हो सके, ठीक है। तो इसलिए आप इसको इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे तो जनसंख्या वह होता है जो किसी निश्चित क्षेत्र में रहने वाली जो लोगों की कुल संख्या होता है उसको हम लोग जनसंख्या के नाम से जानते हैं, ठीक है। और यदि जनसंख्या किसी एरिया में ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, तो उसको जनसंख्या विस्फोट के नाम से हम लोग जानते हैं। अगर बात करें पूरे वर्ल्ड की, तो वर्ल्ड में सबसे फर्स्ट नंबर पे जनसंख्या की दृष्टि से क्या है, चीन है। क्या है, चीन। उसके बाद है भारत, ठीक है। उसके बाद USA, ऐसे करके पूरा ये देश भरे हुए हैं। तो ये चीन जो है ना, यहाँ पे इसके जनसंख्या का अधिक बढ़ने के पीछे क्या रीज़न है हम आपको बताते हैं थोड़ा सा। चीन जो है ना एक पठारी एरिया है, पठारी और पर्वतीय एरिया है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि ये थी भारत के जो ऊपर वाला एरिया है यानी जम्मू कश्मीर, उसके जस्ट उत्तरी साइड में ये पाया जाता है, मैंने भारत के उत्तर में पाया जाता है, ठीक है, ये चीन। अगर हम भारत का नक्शा बनाएं आपके सामने यहाँ पे, ठीक है, तो थोड़ा देखिएगा भारत का जो नक्शा है, ये नक्शा कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। इसके पहले वीडियो में हमने तो भारत के बारे में पूरा बताया ही है, ठीक है। यहाँ पे जनरली ऐसे अगर भारत का नक्शा बना दिया जाए, ठीक है, तो आप समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, ये एक भारत का सिंपल हमने नक्शा बनाया है, ठीक है। अब आप इसमें देखिएगा ना, तो इसके जस्ट ऊपर में यहाँ पे नेपाल आपको मिलेगा, नेपाल के ऊपर ये पूरा चाइना है। तो हमने कहा कि चाइना सबसे जनसंख्या की दृष्टि से आगे है, 1 नंबर स्थान पे, ठीक है। और उसमें जनसंख्या का डेंसिटी भी क्या है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो चाइना में आखिर जनसंख्या क्यों ज़्यादा है और वहाँ पे जब जनसंख्या तो ज़्यादा है तो इसका मतलब कि उसमें जनसंख्या घनत्व भी ज़्यादा होगा, ठीक है। क्या कहने का मतलब ये है कि जो चाइना है इसमें पूरा ओवरऑल क्या है, पठारी एरिया है, ठीक है। क्या है, पठारी एरिया है। पठारी एरिया होने की वजह से चाइना में केवल ऐसे देखिए 100% में से केवल 15% ऐसे चाइना में क्षेत्र है जहाँ पे कृषि कार्य क्या होती है, संपादित किया जाता है, ठीक है, कृषि कार्य को संपादित किया जाता है। बाकी ऐसे जो एरिया बच रहे हैं 85%, उच्च 85% एरिया में आपको केवल और केवल पर्वत और पठार देखने को मिलेंगे, ठीक है। रीज़न ये बनता है कि अगर जनसंख्या चीन की ज़्यादा है और उसके पास 15% केवल एरिया कृषि कार्य करने योग्य है, तो वैसे स्थिति में बोला जा सकता है कि वो अपना खाने का जो फूड है यानी जितने भी फसलों का उत्पादन होता है वो कहाँ से लाता होगा, ठीक है। तो आप पता होगा आपको कि वो चाइना जो होता है ये विभिन्न तरह के पशु पालन करता है, ठीक है, जैसे कुत्ते, भेड़िया, बकरी, ये सब का क्या करता है, पालन पोषण करता है। और साथ ही साथ इन्हीं सब पर वो क्या रहता है, डिपेंड रहता है, ठीक है। आपको पता भी होगा कि सांप, चाइना जो होता है सांप वगैरह की जितनी प्रजाति है उन सबको ये खाने का भी प्रावधान में लागू किया है, ठीक है। यहाँ पे
तो क्योंकि उनकी जो फसल उत्पादन की जो क्षमता है वो केवल 15% एरिया पर ही है, बाकी 85% यानी 85% जो चाइना का क्षेत्र है उसमें क्या है, केवल और केवल पर्वत और पठारी एरिया। तो पर्वत और पठारी एरिया पर कुछ ही फसलों का उत्पादन किया जा सकता है, ठीक है। जबकि हमने आपको भारत में बताया कि भारत में किन किन क्षेत्रों में फसल उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में किया जा सकता है, ठीक है। उस वीडियो को हम लिंक इसमें आपको दे देंगे, आप देख लीजिएगा उसको भी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं चीन में क्या है, कृषि क्षेत्र केवल 15% है, बाकी 85% जो बच रहा है उसमें पहाड़ और पठारी है। तो आप बताइए 15% जो एरिया है उस 15% एरिया से आप कितना फसल उपजा सकते हैं, बहुत कम, ठीक है। तो जब बहुत फसल कम उपजाइएगा तो उसमें जो जनसंख्या पूर्ण रूप से अधिक है ना, चीन जो 1 नंबर जनसंख्या के स्थान पर है, वो क्या होगा, उसमें फूड प्रॉब्लम होगा, यानी खाद्य श्रृंखलाएं जो होंगी वो गड़बड़ाएंगी, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में चाइना ने अपने जितने भी जानवर होते हैं, जैसे बंदर हो गया, बंदर की जितनी प्रजाति हो गई, मछली, सांप, ये सब को खाते हैं, ठीक है, यहाँ पे, क्योंकि वो उतना, अब बताइए 15% जो एरिया, उतना एरिया में तो वो सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे। तो क्योंकि वो जनसंख्या के मामले में आगे है, इसलिए वो जीव जंतुओं या जो कीड़े मकोड़े होते हैं उन सबको चाइना खाता है। जबकि भारत में ऐसा ये सिस्टम नहीं है, ठीक है। भारत में बहुत से ऐसे एरिया है जो उपजाऊ क्षेत्र है जहाँ पे कृषि कार्य आसानी से किया जा सकता है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो जनसंख्या के मामले में सबसे अधिक कौन है, तो यहाँ पे चीन सबसे आगे, उसके बाद भारत है। तो आपको पता नहीं चाहिए कि जहाँ पे जनसंख्या सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है, अगर जनसंख्या ज़्यादा होता है तो वहाँ का क्षेत्र जो होता है, ठीक है, वहाँ के क्षेत्र का जो जनसंख्या घनत्व होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है, क्या होता है, कम हो जाता है। तो अगर जनसंख्या में कंटिन्यू अगर वृद्धि हो रही है तो वैसे स्थिति को हम लोग जनसंख्या विस्फोट के नाम से भी जानते हैं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे अब बात करते हैं कि जनसंख्या का जो वितरण होता है, वितरण का मतलब होता है बंटवारा, अब वो कैसे कैसे सिस्टम के अकॉर्डिंग आता है। तो जनसंख्या का अगर वितरण किया जाए, बांटा जाए, अगर इसका हम इरेज कर देते हैं, ठीक है, जनसंख्या वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन। तो जनसंख्या को मुख्य रूप से हम लोग कुछ भागों में क्या करते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। पहला इसका पार्ट है भौगोलिक क्षेत्र, ठीक है, भौगोलिक क्षेत्र, भौगोलिक, ये भौगोलिक क्षेत्र है। अब भौगोलिक क्षेत्र में कहने का मतलब है, मतलब जनसंख्या का डेंसिटी यानी जनसंख्या सबसे अधिक किस क्षेत्र में निवास करेगी, इसके बारे में आपको समझना है। तो सबसे पहला पार्ट होगा उसका भौगोलिक क्षेत्र, मतलब किसी जगह पे जनसंख्या का अधिक होगा तो उसके भौगोलिक क्षेत्र में कुछ ना कुछ कमियाँ या थी, हो सकता है कि सब कुछ इसमें संपूर्ण हो, ठीक है। यानी किसी, मान लेते जैसे भारत हो गया, ठीक है, तो भारत में जनसंख्या अगर ज़्यादा होगा, ठीक है, क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो इसका मतलब उसके भौगोलिक क्षेत्र में कुछ न कुछ क्या होगा, मतलब उपलब्ध होगा, ठीक है। या तो हो सकता है कि खनिज बहुत ज़्यादा हो, या कोई ऐसा मिट्टी हो जहाँ की उर्वरा शक्ति का बहुत ज़्यादा हो, या खनिज पदार्थ भी बहुत अधिक हो सकते हैं। तो भौगोलिक क्षेत्र में सबसे पहला जो पॉइंट होता है, ये होता है आपका, सबसे पहला पॉइंट होता है वहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि ऋतु, उसको हम लोग मृदा या बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे मृदा यानी मिट्टी, यानी इसको इंग्लिश में हम लोग सॉइल बोल सकते हैं, ठीक है। तो मृदा कहने का मतलब है कि अगर उस क्षेत्र में मृदा यानी मिट्टी का प्रकार किस तरह का है, अगर वह मिट्टी पर्वतीय हो या पठारीय मिट्टी हो तो वैसे स्थिति में वहाँ पे जनसंख्या का जो मात्रा होगा बहुत कम होगा। जैसे भारत का जो निचला एरिया, ये क्या है, पठारी एरिया, क्या है, पठारी एरिया है ना, ये क्या है, पठारी एरिया। इसका निर्माण कैसे हुआ है हम आपको इसके पिछले वीडियो में आपको बताया भी है, ठीक है। यहाँ पे तो ये पठारी एरिया, तो इसका मतलब कि इधर कंकड़ पत्थर मिलेंगे ना, डेफिनेटली इधर कंकड़ पत्थर मिलेंगे। तो इसका मतलब कि इधर जनसंख्या का घनत्व कम होगा। तो अगर किसी एरिया में मृदा अगर उपजाऊ हो, ठीक है, मृदा अगर क्या हो, उपजाऊ हो, मृदा अगर क्या उपजाऊ हो, तो वैसे स्थिति में उस क्षेत्र में जनसंख्या का घनत्व यानी जनसंख्या जो होगा बहुत अधिक मात्रा में होगा। जैसे भारत का जो निचला एरिया है, ये वाला मैदानी क्षेत्र इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये मैदानी क्षेत्र जो है, यहाँ पे जनसंख्या बहुत आपको क्या मिलेगा, बहुत ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि इस एरिया की जो मिट्टी है ना, वो माटी बहुत क्या है, उपजाऊ है। तो माटी उपजाऊ होगा तो इसका मतलब कि फसल का उत्पादन हम लोग आराम से कर सकते हैं। तो जब फसल का उत्पादन किया जा सकता है तो इसका मतलब कि जनसंख्या इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा होगी दक्षिण भारत के मुकाबले। तो दक्षिण भारत जो पठारी एरिया है, यहाँ पे जनसंख्या रियलिटी में कम ही होता है, ठीक है। दूसरे भौगोलिक क्षेत्र की बात करें तो दूसरा भौगोलिक क्षेत्र होता है यहाँ पे
जलवायु क्या होता है, जलवायु, जलवायु यानी क्लाइमेट है ना यहाँ पे। दूसरी ये क्या होगा, क्लाइमेट। तो क्लाइमेट यानी जलवायु जो होता है कि जिस क्षेत्र में जनसंख्या अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब कि उस क्षेत्र में क्लाइमेट सभी होंगी। क्लाइमेट कहने का मतलब कि वहाँ का जो वातावरण होगा, मौसम होगा, वो किस तरह के एरिया से गुजर रहा होगा, ठीक है। तो अगर वैसे स्थिति में क्लाइमेट अगर अच्छा हो, ठीक है, क्लाइमेट यानी मौसम सभी प्रकार के पाए जाते हों, गर्मी ठंडी बरसात ये सब चीज़ें मौसम पाया जाता हो, तो वैसे स्थिति में जनसंख्या का डेंसिटी क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। जैसे अब बात करते हैं मैदानी क्षेत्र में यहाँ पे। तो ये जो मैदानी क्षेत्र यानी जो बीच वाला एरिया है जिसमें बिहार, झारखंड, यूपी ये सब होते हैं, ठीक है, इन क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व क्या है, बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे आपको बहुत से मौसम की भी थी क्या होती है, अलग अलग प्रकार की मौसम पाई जाती है, जैसे ठंडी गर्मी सबके सब पाया जाता है, ठीक है। जबकि ऊपरवा जो जम्मू कश्मीर है ये वाला, इस जम्मू कश्मीर में क्या होता है, बहुत ज़्यादा ठंडी ही कंटिन्यूसली पड़ती रहती है। क्या जम्मू कश्मीर में अदर कोई मौसम यानी चलता है, नहीं, अदर कोई मौसम नहीं चलता है, बट यहाँ पे केवल और केवल ठंडी पड़ती है, जिस वजह से जम्मू कश्मीर का जो एरिया है, इस एरिया में जनसंख्या क्या है, बहुत लेसली है यानी कम है। नीचे वाला एरिया जो ये केवल दक्षिणी जो पठार है भारत का, यहाँ से अपने आपको बताया इसके पहले वीडियो में कि इसके निचले एरिया से कर्क रेखा गुजरता है, इसके निचले एरिया से क्या गुजरता है, कर्क रेखा, ठीक है। और कर्क रेखा लगभग भारत के 8 राज्यों को काट कर ये गुजरता है, जिसका हमने शॉर्टकट ट्रिक बताया है, मित्र पर गमछा झार। इसके पहले वीडियो में हम लोग बताया, ठीक है, आप जाकर देखिएगा उसको जरूर। तो भारत का जो निचला एरिया है दक्षिण पठार, ये केवल किस में पड़ते जाते हैं, ये भारत का जो दक्षिणी एरिया है, ये दक्षिणी एरिया उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो होता है ये बहुत गर्म क्षेत्र होता है, जिस वजह से इधर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। और टेम्परेचर ज़्यादा होता है इसका मतलब कि उधर के लोग बहुत करिया करिया होंगे, काले काले होंगे। तो बताइए कोई जनसंख्या ऐसा रहे जो एक ही वातावरण को सह सकती है, कहीं किसी क्षेत्र में ऐसा जनसंख्या हो जो एक ही वातावरण को नहीं सह सकती है, केवल ठंडी पड़ेगा तब वो ना सह सकती है जम्मू कश्मीर वाले लोग, या केवल अगर गर्मी पड़े तभी नहीं सह सकते हैं, है ना। जैसे इधर तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक ये सब एरिया दक्षिण एरिया में, ठीक है। तो अगर जनसंख्या अधिक होगा किसी क्षेत्र में, पॉपुलेशन यानी जनसंख्या ज़्यादा होगा, तो इसका मतलब इसके पीछे का रीज़न यह रहेगा कि उस क्षेत्र में विभिन्न तरह की जलवायु यानी क्लाइमेट पाया जाएगा, ठीक है, यहाँ पे, या मौसम बोल सकते हैं इसको। तो आपको पता होगा कि मैदानी क्षेत्र में जो बिहार, यूपी या झारखंड या ये सब हो गए, तो इनमें ठंडी गर्मी बरसात चारों पांचों ऋतुएं यानी मौसम या जलवायु क्या होती है, ये चलते रहती है, ठीक है, यहाँ पे। तो इसलिए यहाँ पे जनसंख्या का डेंसिटी क्या है, बहुत ज़्यादा है, यानी जनसंख्या बहुत ज़्यादा मामले में है। अब आपको पता होगा कि भारत का ऐसा राज्य जिसमें जनसंख्या सभी राज्यों से क्या है, ज़्यादा है, यूपी है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसका है, यूपी का। उत्तर प्रदेश का जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। तो उत्तर प्रदेश का जनसंख्या ज़्यादा, इसका मतलब यह हुआ कि यूपी जो है ये मैदानी क्षेत्र में पाया जाता है। और यूपी में विभिन्न तरह की परिवहन क्षेत्र का भी क्या हो, बहुत से अच्छे तरीके से निपटाया जाता है, यहाँ पे है। इसके साथ साथ मैदानी क्षेत्र में नदियों का प्रवाह जो होता है, जैसे गंगा नदी बिहार के बीचों बीच से, ठीक है, यूपी उत्तर प्रदेश से होती हुई क्या होती है, निकलती है। तो गंगा नदी अधिक क्या करती है, अपने साथ साथ माटी को बकोट कर सब किसी के द्वार से, खेत से लाकर कहीं पर जमा कर देती है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो मैदानी क्षेत्र है, यहाँ की जो मिट्टी है, मृदा सोयल, यहाँ की मिट्टी की जो उर्वरा क्षमता है वो बहुत अधिक है। तो जाहिर सी बात है कि उपजाऊ भी बहुत ज़्यादा होंगी, और उपजाऊ ज़्यादा होगा तो इसका मतलब कि फसल भी बहुत अच्छे से उपजाया जा सकता है, ठीक है। तो यूपी जो मैदानी क्षेत्र में, यहाँ पे जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे जलवायु भी 4 प्रकार के पाए जाते हैं, ठंडी गर्मी बरसात ये सभी चीज़ें पाए जाते हैं। मान लीजिए कि बरसात होगा तो फसल बहुत अच्छे से उत्पत्ति होंगी, और जिधर बरसात नहीं होगा उधर क्या होगा, फसल की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। तो यही रीज़न बनता है कि मैदानी क्षेत्र में जनसंख्या का डेंसिटी जो होता है बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इसके बाद तीसरा टॉपिक्स है, यहाँ पे 3 नंबर टॉपिक्स है, तीसरा है टेम्परेचर, तापमान। तो तीसरा जो पॉइंट है क्लाइमेट यानी तापमान, यानी टेम्परेचर इसको बोल सकते हैं, टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर। ये अब टेम्परेचर के बारे में समझते हैं। देखिए टेम्परेचर कहने का सेंस है कि अगर किसी क्षेत्र में तापमान बहुत ज़्यादा हो तो जनसंख्या बहुत कम होगी। अगर टेम्परेचर एकदम नॉर्मल हो, जो वहाँ के रहने वाले निवासी सह सकते हो उस टेम्परेचर को, तो वैसे स्थिति में वहाँ की जनसंख्या बहुत ज़्यादा होगा। जैसे
ये मैदानी क्षेत्र जो है यहाँ पे टेम्परेचर बहुत नॉर्मल होता है, ठीक है, ठंडा, क्योंकि चारों यहाँ पे मौसम, यहाँ पे जो जलवायु होता है चारों टाइप के पाए जाते हैं, ठीक है। हमने जलवायु और मौसम को एक ही तरह के नाम बता रहे कि लेकिन जलवायु और मौसम में बहुत डिफरेंस है, ये आपको अगले टॉपिक्स में हम आपको बताएंगे, बट आपको इतना समझ के चलिएगा, ठीक है। तो मैदानी क्षेत्र जो है यहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ जलवायु यानी टेम्परेचर जो होता है, ये टेम्परेचर कभी ठंडा भी हो जाता है, माने कम भी हो जाता है, कभी ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा होता है 40 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस, और सबसे कम होता है 10 से 11%, ठीक है। लेकिन जम्मू कश्मीर जो ऊपरवा सबसे है भारत के ऊपर एरिया में, यहाँ पे जो जम्मू कश्मीर का टेम्परेचर है ये हमेशा क्या होता है, कम ही रहता है, ठीक है, हमेशा कम रहता है, ठीक है। यहाँ पे कभी इसमें वृद्धि नहीं होता है, समझ रहे ना। तो इसका मतलब कि वहाँ पे टेम्परेचर हमेशा कम रहता है, एकदम ख़त्म रहता है। तो ख़त्म रहने का मतलब कि वहाँ के जो लोग होंगे उनको कपड़ा सुखाने में बहुत दिक्कतें होगी, ठीक है, यहाँ तक कि नहाते भी नहीं होगा हमको लगता है, जहाँ तक कि, ठीक है। या इसके अलावा बहुत से ऐसे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है जिस वजह से जम्मू कश्मीर में जनसंख्या कम पाया जाता है। उसी तरह से अगर बात करिए दक्षिण पठार का, तो दक्षिण पठार में तो केवल टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाईली रहता है, जिस वजह से यहाँ के लोग थोड़ा सांवले होते हैं। इसके नीचे जो श्रीलंका जी हैं, श्रीलंका में तो और ही महाभयानक क्या होता है, ठंडा पड़ता है, सॉरी गर्मी पड़ता है। हमने आपको बताया है कि विषुवत रेखा से जो दूर रहेगा, जो देश या जो राज्य दूर रहेगा वहाँ पे ठंडी पड़ेगी, और उसके करीब में रहेगा तो क्या होगा, गर्मी पड़ेगी। तो इन सब के नीचे है विषुवत रेखा, हमने वीडियो में बताया इसके पहले, ठीक है, उसको आप देखिएगा ज़रूर, ठीक है। तो वो जो है ना यहाँ पे विषुवत रेखा के जस्ट करीब में क्या है, ये श्रीलंका है, जिस वजह से यहाँ पे टेम्परेचर बहुत हाई रहता है, जनसंख्या कम है। अब बात करते हैं इसके ऊपर, जो भारत के जस्ट ऊपर है क्या चीज़, चाइना बाबा, ठीक है, शी जिनपिंग है वहाँ के राष्ट्रपति। तो शी जिनपिंग का जो एरिया है वहाँ पे जनसंख्या क्या है, बहुत ज़्यादा है, क्या है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर नॉर्मली होता है, ठीक है, ये नहीं ठंडी तो पड़ती है बट नॉर्मल टेम्परेचर होता है, जिस वजह से वहाँ पे जनसंख्या क्या है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। तो टेम्परेचर जिस क्षेत्र में ज़्यादा रहेगा उसमें जनसंख्या कम रहेगी, या टेम्परेचर बहुत कम रहेगा, एकदम लेस रहेगा, माइनस में हो सकता है, या 5-7 डिग्री सेल्सियस अगर हो जाए तो वहाँ पे भी जनसंख्या बहुत कम ही होगी। और टेम्परेचर अगर नॉर्मल हो, टेम्परेचर कभी गर्म होता है, कभी ठंडा, कभी एकदम नॉर्मल, तो वैसे स्थिति में वैसे क्षेत्र में जनसंख्या क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। आई होप आप समझ रहे होंगे। उसके बाद चौथा जो टॉपिक्स होता है, चौथा टॉपिक है वर्षा, ठीक है, क्या है, वर्षा। वर्षा यानी रेन, इंग्लिश में इसको बोल सकते हैं, ठीक है। वर्षा कहने का सेंस है कि अगर कोई ऐसा क्षेत्र जहाँ पे वर्षा होता हो तो वहाँ जनसंख्या डेफिनेटली ज़्यादा होगी, क्योंकि सपोज डेट कि कोई ऐसा क्षेत्र है जहाँ की मृदा उपजाऊ है, तो जहाँ की मृदा उपजाऊ होगी वहाँ पे कृषि कार्य होगा ही, और कृषि कार्य होगा तो उसके लिए कब पानी तो ज़रूरी पड़ेगा ना जी। तो पानी ज़रूरी पड़ेगा तो वो तो पूर्ण रूप से वर्षा के ऊपर डिपेंड रहेंगे कि अपना कॉल से जला कर बाल्टी बाल्टी पानी डालेंगे खेत में, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है ना जी, ठीक है। यहाँ पे तो वर्षा सबसे ज़रूरी है, अगर फसल को उत्पत्ति कराना है तो वर्षा ज़रूरी है, क्योंकि सब किसी जीव जंतु को प्यास लगता है। तो उसी तरह से अगर पेड़ पौधों यानी जितने भी तरह की खेती करते हैं तो उसमें जो फसल का उत्पादन किया जाता है, जो जिसका उत्पादन किया जाता है उसमें पानी की भी ज़रूरत पड़ती है। अब पानी की क्या होती है उसमें, आप समझ रहे हैं कि नॉर्मली पेड़ पौधों के लिए पानी की ज़रूरत होती है, ठीक है, तभी वहाँ पे जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा होगा। वर्षा अगर होगा तो आपको जितने भी पेड़ पौधे हैं वहाँ पे क्या होगी, उसकी उत्पत्ति हो सकती है। तो आइए बात करते हैं यहाँ पे जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में वर्षा तो होता नहीं, होता होगा कभी कभी, ठीक है, बट वर्षा नहीं होता है। तो बताइए इधर के जितने भी फसल होंगे सबके सब तो झुरा जाएंगे, सूखले ऐसे ही, ठीक है। तो यहाँ जनसंख्या कम पाया जाएगा। नीचे बात करते हैं, नीचे आपको जनसंख्या देखिए, नीचे वर्षा ज़्यादा होता है, नीचे भी वर्षा होता है, हम ऐसा नहीं कर, नीचे भी वर्षा होता है। विषुवत रेखा के करीब जो भी कंट्री है वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा तो समुद्र का जल वाष्पीकृत होकर बादल बनाएंगे, और बादल क्या होता है, बरसात कराता है बादल यहाँ पे, ठीक है। अब देखिएगा आगे, तो मैदानी क्षेत्र की अगर हम बात करें तो इस क्षेत्र में केवल और केवल बरसात होता ही है, ठीक है। यहाँ पे लगभग वो सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, ठीक है, मैदानी क्षेत्र में, और बाकी क्षेत्र में है कम है, बट यहाँ मैदानी क्षेत्र जो है बीच वाला थी एरिया, उसमें टेम्परेचर भी लेस है, इंडियन टेम्परेचर के सभी सुविधाएं क्या उपलब्ध है, ठीक है। उसके साथ साथ वर्षा हो गया,
तो वर्षा यहाँ पे नॉर्मली सभी होते रहते हैं, ठीक है, मौसम के अकॉर्डिंग बरसात होते रहता है यहाँ पे। कभी कभी तो ठंडा में भी क्या होता है, बरसात होना। तो उसके बाद वर्षा के बारे में आप डेफिनेटली समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे चौथा जो पॉइंट है, उर्वर भूमि, सॉरी 5 नंबर क्या है, उर्वर भूमि, ठीक है, उर्वर भूमि। उर्वर भूमि का मतलब यहाँ देखिएगा, जिस एरिया यानी भारत के जिस एरिया में, चाहे वो दक्षिण का पठार हो या उत्तर का मैदान हो, है ना, यहाँ पे जिस एरिया की भूमि है ना उर्वर होगी, यानी भूमि यानी मृदा क्या होगा, उर्वर होगा, उर्वरा शक्ति जिस एरिया में ज़्यादा होगी उधर जनसंख्या बहुत ज़्यादा होगा, उधर जनसंख्या का जो पार्टिसिपेशन होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। तो आपको पता होगा कि यहाँ पे इस एरिया में तो केवल और केवल क्या है, पठारी है। पठारी यानी ईंट कंकड़ पत्थर है, तो कंकड़ पत्थर तो उपजाऊ नहीं होते हैं। आप इधर बीज भी डाल दीजिएगा ना तो उतना जल्दी ये उपजाऊ नहीं होता है। उसके साथ साथ इस साइड में अगर बात करें तो इस एरिया में भी जनसंख्या का डेंसिटी क्या होता है, बहुत कम होता है, कम पाया जाता है, क्योंकि इस साइड पूरा पठारी सॉरी पर्वतीय एरिया एक तरह से, ठीक है, आपको यहाँ पे। उसके बाद तीसरा जो टॉपिक्स है, ठीक है, तो वैसे स्थिति में इस एरिया में उर्वर भूमि नहीं है। मेन भूमि उर्वर भूमि यानी उर्वरा शक्ति, खेत में खाद, डाई, यूरिया, पोटास किस क्षेत्र में, इसी क्षेत्र में ज़्यादातर है। तो हर कंडीशन में आप देख रहे हैं कि इसी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा क्या है, सुविधाएं है। तो जनसंख्या डेफिनेटली किस एरिया में ज़्यादा होगी, इसी क्षेत्र में। ऐसा नहीं है कि सभी क्षेत्र में जनसंख्या नहीं है सभी क्षेत्र में जनसंख्या, बट उससे इस सबसे कम है। एग्जाम्पल में यूपी भाई के और रखे हैं, यहाँ पे जनसंख्या बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे सभी सुविधाएं उपलब्ध है। इसके बाद बात करते हैं छठा पॉइंट की। तो 6 नंबर पॉइंट आपको पता होना चाहिए यहाँ खनिज, क्या है, खनिज, खनिज यानी मिनरल्स, ठीक है। खनिज देखिए क्या होता है, खनिज बोलते हैं प्राकृतिक संसाधन, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, डीजल, ये सभी चीज़ें हो गई, ठीक है। तो खनिज किसी भी एरिया में सबसे ज़्यादा होगा तो वहाँ की जनसंख्या का बहुत घनत्व क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब बात करते हैं चाइना में। चाइना जो है ना कोयला का सबसे प्रथम उत्पादक देश है, ठीक है, उसके बाद और कोई देश है यहाँ पे। तो भारत के दक्षिणी एरिया में खनिजों के अभाव कम है, ठीक है, अभाव है मतलब अभाव यहाँ पे, जबकि उत्तर एरिया में भी क्या है, कोयला या जो खनिज संसाधन है, खनिज, वो सबका क्या है, अभाव है। जबकि बीच वाले एरिया में आपको देखिएगा, झारखंड हो गया, झारखंड का जितने भी एरिया है वो कोयला का एक प्रदेश है, ठीक है, यहाँ पे कोयला। इसके साथ साथ बहुत से इसमें एरिया आपको मैदानी क्षेत्र में देखने को मिलेगा जहाँ पे खनिजों का क्या है, मतलब भंडार पाया जाता है, ठीक है। तो जिस क्षेत्र में खनिज ज़्यादा होंगे वहाँ की जनसंख्या ज़्यादा होगी, क्या कि खनिज निकालने में बहुत से चीज़ों का योगदान होता है। वहाँ पे कुछ लेबरों की ज़रूरत पड़ती है जो यहाँ पे पूर्ण हो जाता है, ठीक है, और साथ ही साथ ये एरिया क्या हो जाता है, विकसित हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे तो खनिज जिस एरिया में ज़्यादा होगा उस एरिया में विकास यानी जनसंख्या का घनत्व क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा, जनसंख्या बहुत ज़्यादा होगा। उसके बाद 7वां टॉपिक से यातायात का साधन, ठीक है, यातायात यानी ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन कहने का मतलब कि अगर यहाँ पे परिवहन के जितने भी साधन होते हैं, यानी परिवहन जिस एरिया में विकास होगा, परिवहन का जिस एरिया में विकास होगा उधर जनसंख्या बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। अगर पता है आपके देहात में या आपके गांव या आपके कस्बे में अगर रोड चालू हो जाए ना तो उधर जनसंख्या बहुत ज़्यादा क्या हो निवास करने लगे, क्योंकि रोड चालू होगा तो इसका मतलब कि रोड में विभिन्न तरह के दुकान वगैरह खुलेंगे, ठीक है, या तेल उल के जितना भी मतलब दुकान होता है वो सब खुलेगा, क्योंकि परिवहन स्टार्ट है तो उसमें लोगों की बहुत से सामानों की ज़रूरत पड़ेगी जो उस माध्यम में वो इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब कि यहाँ यातायात के जिस एरिया में विकास हुआ होगा उधर जनसंख्या बहुत ज़्यादा होगा। अब बताइए भारत का जो उत्तर वाला ये एरिया है, इधर तो पूरा पर्वत है, तो पर्वत पर कैसे परिवहन यानी ट्रेन की पटरी कैसे बिछाई जा सकती है, नहीं बिछाई जा सकती, क्योंकि इधर परिवहन बनाने के लिए यानी ट्रेन की पटरी बैठाने के लिए बहुत ज़्यादा खर्च का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। अब माउंटेन, हम माझी थोड़े हैं, मतलब यहाँ पे माझी जो थे माउंटेन मैन, ठीक है, उनको बोला जाता है। वो ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पर्वत को काट के अपने गाँवों को मतलब बाहर जाने के लिए, इलाज कराने के लिए उन्होंने क्या किया था, पर्वत को काट के रास्ता बना दिया था, ठीक है। तो मांझी द माउंटेन मैन हम लोग थोड़े हैं कि इसको काट के बनाएंगे। यहाँ पे पर्वतों को काटने के लिए बहुत सारी पैसों का खर्च करना पड़ता है, जिस वजह से इधर का जनसंख्या क्या है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है।
उसी तरह इधर बात करें तो इस एरिया में थी परिवहन, यानी ये जो है यातायात के साधन है, विकास इधर हुआ है क्योंकि इसी में आपको तटीय क्षेत्र भी मिलेंगे। ठीक है, ये इतना पठारी एरिया हो गया और साइड में ये जो बच रहा है ये क्या है, तटीय क्षेत्र है। तो तटीय क्षेत्र में जल परिवहन तंत्र के साधन उपलब्ध है, जबकि इस एरिया में आपको जल परिवहन तंत्र भी है, थल परिवहन तंत्र भी है और वायु परिवहन तंत्र भी क्या है, शामिल है इस साइड में, मैदानी एरिया में। ठीक है, क्योंकि इस साइड में नदियाँ भी बहुत बड़ी बड़ी है। ठीक है, तो जिस एरिया में परिवहन विकास होगा, ट्रांसपोर्टेशन के विकास होगी, उस एरिया का विकास भी बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो इस तरह से आज हमने जाना कि जनसंख्या क्या होता है। ठीक है, और इसके वितरण कहाँ कहाँ पे सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, तो ऐसे आपको 7 पॉइंट आपको याद करना पड़ेगा जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इसके बाद हम आपसे मिलते